नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र यानी पूर्वावलोकन भारत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि सिर्फ इस बुक को PDF की तरह पढ़ना ही नहीं है, वो तो आप भी कर सकते हैं। हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताते चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। ये बुक वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद UP PCS की तैयारी करता हूं और वर्तमान समय में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। तो आप समझ सकते हैं कि हम सभी को कितनी जम के मेहनत करनी होगी और हम इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपको ये पूर्वावलोकन बुक अच्छे से समझ में आए। क्योंकि पूर्वावलोकन बुक एक ऐसी बुक है जिसको आप अगर एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हैं रिवीजन के तौर पर, तो आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भौतिक विभाजन। इसके पहले हम भारत का समान परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम भौतिक विभाजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों और निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। अगर इम्पोर्टेंट इसमें देखा जाए तो अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था इन्होंने, अल्फ्रेड वैगनर ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर पूछेगा कि भारत का जो स्थलपिंड है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगीं। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। अगर हम इसको समझेंगे तो भारत जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वो जब इसका विभाजन होता है तो ये प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ने लगती है और जो यूरेशिया प्लेट है जिसमें यूरोप, एशिया ये सब आते हैं, उससे जाके टकरा जाती है और उसमें मिल जाती है। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तैथिस सागर, यानी कहने का मतलब यहाँ जब यूरेशिया प्लेट है ये गोंडवाना का है, ये भारत यहाँ से गोंडवाना का है, यहाँ से भारत टूट के जब यूरेशिया में लग रहा है तो ये बीच में जो जगह है यहाँ पर तैथिस सागर हुआ करता था। और जब भारत जाके यूरेशिया प्लेट से जुड़ता है, तैथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। जो तैथिस सागर में अवसाद इकट्ठा हुए थे, जब दोनों प्लेटें आपस में मिलती हैं तो यहाँ के जो अवसाद थे वो ऊपर की ओर उठते हैं और उसी से हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ये देख लीजिएगा, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। तैथिस सागर के हिमालय के रूप में उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों तथा प्रायद्वीपीय पठारों के बहने वाली नदियों के अवसादी निरपेक्षों द्वारा धीरे धीरे भर गया। अब हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये अर्थ हो गया, ये हमारा भारत
जब यूरेशिया प्लेट से टकराया तो यहाँ जो 33 सागर था, यहाँ के अवसाद ऊपर उठे और यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ। तो यहाँ से जो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ हैं, वो अपने अवसाद लेके आई और जो बीच में जो जगह ये द्रोणी जो बेसिन बनी हुई थी, बेसिन थी, यहाँ पर अपने अवसाद गिराते गईं और यहाँ आगे चल के एक विशाल मैदान, इस प्रकार जरोण निरपेश से निर्मित एक विशेष विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रायद्वीपीय पठारों की नदियाँ और हिमालयी नदियाँ दोनों आके इस बेसिन में गिरती हैं और यहाँ अवसाद अपना गिराती हैं। धीरे धीरे जमा होते होते एक उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम उत्तर का मैदान कहते हैं। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगर पूछे कि भारत में सबसे प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ी एवं चोटी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्षीय है, आउटर लाइन है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से माल्टा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अब इसको हम समझेंगे। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। जो पश्चिमी तट है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो पश्चिमी, ये जो वेस्ट वाला हिस्सा है, जो पश्चिमी तट है, ये उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये प्रश्न अभी ऐसा ही प्रश्न RO में पूछा गया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और भाषा लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड कर दी थी, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। सेम ऐसे ही एक प्रश्न आया हुआ था RO के एग्ज़ाम में, जो पेपर अब की निरस्त हो गया है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है 4 प्राकृतिक प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर, क्रम, उच्चावच तथा विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश की बात कहेगा तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय तीसरा है, प्रायद्वीपीय पठार चौथा है, तट एवं द्वीप। लेकिन उप भौतिक भू आकृतियों की बात करेगा तो 6 हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश। यहाँ देख लीजिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, फिर यह देखिए मैदान आ गया, सिंधु गंगा का मैदान, अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए भौतिक प्रदेश है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये सब नहीं है, मतलब यहाँ से आ रहा है। फिर देखिए मैदान है, फिर आगे देख लेते हैं, ये देखिए मरुस्थल क्षेत्र थार है, फिर ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ का हिस्सा ये देख सकते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार है आपका। ये लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 6 भागों में देख लीजिए, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह। ये 6 के 6 आपको याद करने हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। अगर पूछे गए शिलाएं कैसी हैं, अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुंडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ये जो कुंडप्पा क्रम की चट्टान है, ये प्रश्न ऐसे पूछता है कि कुंडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण कब हुआ है? धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुंडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब अभी आपने ऊपर गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटुमिनस कोयले की प्राप्त होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है।
चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं हम। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। अब कहाँ सरका है? उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। तो अभी हमने आपको पीछे ही बताया है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत है, और वो सड़क के ऊपर की ओर यूरेशिया प्लेट से जाके मिलता है, तो उत्तर की ओर। आईएएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल के पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। तो ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर की ओर जाके मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, गोंडवाना लैंड, इंडियाना। अब इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इंडियाना का तो नहीं था, तो आईएएस में 1995 में पूछा गया है। गोंडवाना लैंड कहाँ का? गोंडवाना लैंड का था। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4। अगर पूछ लेता उप प्राकृतिक भूभाग बताइए तो 6 होता, लेकिन भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है? तो 4 है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत को 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेश में बांटा गया। एनसीईआरटी के अनुसार 6 उप भौतिक भू आकृति में बांटा गया है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद कर लीजिए। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए मनुष्य को धरातलीय स्थल पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है कि पाताल तोड़ कुएं भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। अब इसको हम देख लेते हैं। ए वाला आंसर सही है। 1, 2 और 3, 4 वाला गलत है। ऊपर देख सकते हैं आप, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। असत्य पूछ रहा है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। सी वाला गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये चीज़ें गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं है, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। ऊपर अभी आपने पढ़ा है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन भाग है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्कन ट्रैम्प, उत्तर नूतन, पश्चिमी घाट, प्री कैम्ब्रियन, अरावली, क्रिटेशियस, आदि नूतन, नर्मदा ताप्ती, जलोढ़ निरपेक्ष, कैम्ब्रियन, अत्यंत नूतन। अब इसमें बी वाला सही है। देख लीजिएगा, मिलान करने के लिए है। ए वाला किससे मिल रहा है? बी वाला सही है, तो ए वाला 3 से, और बी वाला 1 से, सी वाला 2 से, डी वाला 5 से। यहाँ भी दिया हुआ ड्रैकन ट्रैम्प की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, पश्चिम घाट पर्वत की उत्पत्ति सोनोजोइक काल में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निरपेक्ष अत्यंत नूतन काल में। केरल का कुंटानाड प्रसिद्ध है।
मीठे पानी की झील के लिए भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। एक प्रवाल द्वीप का लिए है, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, तो बी वाला है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल का कुंडानाड। इसको आप पढ़ लीजिएगा। केरल का कुंडानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। अगर पूछ लिया केरल का धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो कुंडानाड के लिए। खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO द्वारा कुंडानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, तो सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख है, 20 लाख हमने बोल दिया, 2 लाख वर्ग किलोमीटर है विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंध द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय वाले रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भू स्तरीय रचना पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना, ये नवीनतम है। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। सी वाला सही है, यहाँ शायद कट गया है। गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। अब इसके बाद हम दूसरा क्लास पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा, जिससे काफ़ी वो इसका लाभ उठा सकें। हमने आपको पूरा प्रश्न हल करवा दिया। धन्यवाद।